हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे। आज हम थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डीप में पढ़ेंगे। स्नेल्स लॉ में हमने जैसे पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा था ये एन, इस एन को हमने क्या कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा था। तो एक्चुअल में ये है क्या? आई आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब साइन आई और साइन आर ये एक रेशियो हो गया जो दिखाता है उस डिफरेंस को जो कि आया है पाथ ऑफ लाइट में। जैसे यहाँ पे क्या है, द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन सफर्ड बाय द रे। जो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम, एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वो मान लिया मीडियम हमारा मीडियम 1 है और मीडियम 2 में वो जा रही है, ठीक है। तो इसको जो हम उसके पाथ में बेंडिंग आएगी वो इन दोनों पर्टिकुलर मीडियम्स के लिए हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और इसी कांस्टेंट टर्म को हम एक्सप्रेस करते हैं एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मीडियम 1 से ये मीडियम 2 में जितनी बार लाइट अगर ये जाएगी, अगर एंगल 30 एंगल से इंसिडेंट होगी तो उसका रिफ्रैक्शन मान लिया 20 आएगा। तो अगर ये रेशियो 30 वर्सेस 20, चाहे जितनी बार हम इस रिफ्रैक्शन फिनोमेना को दोहरा लें, हमेशा वो फिनोमेना में जो रेशियो आएगा वो 30:20 का ही आएगा। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो बेंडिंग हो रही है वो लाइट रे की वो एकदम फिक्स है, कांस्टेंट है फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम। पेयर ऑफ मीडियम का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक मीडियम से दूसरे स्पेसिफिक मीडियम में जब लाइट जाती है उसके लिए। हम अब आप बात करेंगे स्पेसिफिक मीडियम क्या हो गया, स्पेसिफिक मीडियम कौन कौन से हो गए। तो देखिए, जैसे क्या हो गया कि हमने ये कह दिया कि लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, तो चाहे जितनी बार आप लाइट को वाटर से ग्लास में एंटर कराओ, उस लाइट रे की, उस लाइट बीम के अंदर जो बेंडिंग आएगी वो बेंडिंग हमेशा फिक्स होगी, क्योंकि ये डिपेंड किसी और पे नहीं करता है। किस चीज़ पे करता है, देखो किस पे करता है, रिलेटिव स्पीड्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे समझ सकते हैं, जब हमने रिफ्रैक्शन को समझा था तो हमने कहा था कि ये बेंडिंग जो आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ ये जो बेंडिंग है वो फिक्स है किसी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम का। जो लाइट रे का बेंडिंग है, जो अपने पाथ से डिफरेंस आता है वो फिक्स होता है, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों आता है, ड्यू टू वेरिएशन इन स्पीड, यानी रिफ्रैक्शन होगा तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू वेरिएशन इन स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड में चेंज आता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय, और उसी की वजह से बेंडिंग आती है। तो कितनी आती है, वो उस स्पीड्स ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम के रेशियो से आ जाएगा। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे दो मीडियम मान लिया हमने, मान लिया मीडियम 1 और एक मान लिया मीडियम 2। ये दो मीडियम मान लिए, इन दोनों में क्या हो रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है, ठीक है। अब ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो इसकी स्पीड यहाँ पे कुछ और होगी, मान लिया v1, और यहाँ पे क्या होगी, v2 होगी। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये अगर आपका I है, ये आपका R है, तो क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R, दे आर इक्वल टू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 वर्सेस 2। जब जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसको यहाँ पे लिखेंगे और जिस मीडियम में जा रही है उसको यहाँ लिखेंगे। बुक्स में आपके ये इस तरह से लिखा जाता है n/1, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना है तो मैं आपको बता रहा हूँ एक आसान तरीका। इसको यहाँ लिखेंगे 1n/2, यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट जब एंटर कर रही है तो साइन I अपॉन साइन R,
अब ये एक और चीज पे डिपेंड कर रही है जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया, किस चीज पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड। देखिए ध्यान दीजिए किस पे? रिलेटिव स्पीड पे। किस चीज पे आपकी ये डिपेंड कर रही है? रिलेटिव स्पीड पे। अभी मैंने आपको बताया सारा खेल ही किस चीज का है? रिलेटिव स्पीड का है। लाइट की स्पीड में जो चेंज आ रहा है ये आपका रिफ्रैक्शन उसी का रिजल्टेंट है। तो ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसी से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है, यानी ये सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 and 2, यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं और ये होगा साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसी के साथ साथ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मैंने क्या लिया था? v1, और इन मीडियम 2 क्या लिया था? v2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? v1 अपॉन v2 के बराबर हो जाएगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसको एक पर्टिकुलर मीडियम 1 और 2 ना लेके हम कोई एक पर्टिकुलर मीडियम ले लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ये लाइट वैक्यूम या एयर से, ये क्या है? वैक्यूम या एयर है, उससे ग्लास में आ रही है। किस में आ रही है? ग्लास में आ रही है। ठीक है, तो आई और आर हमारे मिल गए। ये हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c से। और ग्लास में स्पीड को हम vg या v केवल कैसे भी लिख सकते हैं, चलो हमने ये मान लिया। ठीक है, va या vv को हम c कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इन वैक्यूम, इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया था कि ये मीडियम 1 की जगह पे अब हमारा क्या हो गया? एयर या वैक्यूम हो गया, एयर n, और 2 कौन सा गया? ग्लास हो गया। तो इसको हम स्पीड वाले टर्म में निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई, सॉरी एयर लिया है ना यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या हो गया आपका? vg हो गया। ठीक है, तो a and g इज इक्वल टू c अपॉन vg। तो हमने ये जान लिया कि हमारा जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जारी हो तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? 1 and 2 इज इक्वल टू साइन आई। ये मैं कई बार इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको ये मेमोराइज हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, v1 अपॉन v2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आपको ये बताया था ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। पढ़ा था 9th में, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो आपका जो v1 के लिए फ्रीक्वेंसी है वो भी न्यू रहेगा, और v2 के लिए भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? न्यू रहेगा। तो हमें ये पता है, हमने लास्ट ईयर 9th में ये पढ़ा था कि स्पीड ऑफ ए वेव इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन न्यू। तो यहां पे v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 अपॉन न्यू 1, और v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा 2 अपॉन न्यू 2। यही हो जाएगा ना? बट हमको पता है, अभी मैंने बता दिया
अभी मैंने बता दिया कि V1 के लिए भी न्यू होगा और V2 के लिए भी न्यू होगा, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो न्यू1 इज इक्वल टू न्यू2, ये हो जाएगा। हम यहाँ पे रख देते हैं जरा, यहाँ पे हमने रख दिया λ1 अपॉन न्यू डिवाइड बाई λ2 अपॉन न्यू। न्यू1 न्यू2 रखना चाहिए था, लेकिन न्यू1 और न्यू2 आपस में बराबर है, तो हमने इसको क्या मान लिया, न्यू मान लिया। तो न्यू से न्यू हमारा चला गया, न्यू हो गया। अब क्या हो गया, तो एक और फॉर्मूला मिल गया हमें क्या पहले मिला, हमें पहले ये मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमारे स्नेल्स लॉ ने दिया, क्या दिया, साइन ए अपॉन साइन आर। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन निकाली कि बेंडिंग जो हो रही है किसकी वजह से हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से हो रही है, तो हमने उसका भी एक फॉर्मूला निकाल लिया v1 अपॉन v2। अब हमने ये भी जान लिया कि जो हमारी वेलोसिटी है किसी भी वेव की, वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है लाइट की, तो फ्रीक्वेंसी हमारी कट गई, बच गया क्या, वेवलेंथ वर्सेस वेवलेंथ। ये हमारे क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। एक और फॉर्मूला हम बताएंगे रियल डेप्थ और अपर एंड डेप्थ, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कैसे, उसको जरा समझते हैं, वो जब बात करेंगे तो करेंगे। अभी फिलहाल इनकी बात हमने कर ली। अब यहां पे एक चीज और हमने जान ली कि अगर ये मीडियम 1 एयर है या वैक्यूम है, एयर है या फिर वैक्यूम है, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या समझना है इससे। देखो बेटा, अगर एयर है या वैक्यूम है तो हमारा V1 की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगर ये कर लें, कोई भी मीडियम है, मीडियम 2 है, मीडियम 3 है, मीडियम 4 है, अगर यहाँ पे एयर है या वैक्यूम है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पहला मीडियम, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, वो मीडियम आपका अगर एयर है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड मीडियम आपका ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्रिस्टल हो सकता है, आपने उसको लिखना है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, C अपॉन V2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C अपॉन V3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C अपॉन V4। तो ये जो हो रहा है यहां पे एक क्या है, यहां पे अगर कोई चीज मेंशन नहीं है, इसका मतलब आपका वो क्या है, एयर या वैक्यूम है। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कब कहेंगे, जब जो प्राइमरी मीडियम, पहला मीडियम हमारा क्या हो, एयर हो या वैक्यूम हो, तब हमारा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। और उसके लिए हमें एयर या वैक्यूम यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मिल जाता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे दे दिया गया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप इसको हमेशा क्या लिखेंगे, C अपॉन VG लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो यही मैं समझाना चाह रहा था, इसी की हम बात करना चाह रहे थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दो मीडियम के बीच में होता है, दो पर्टिकुलर मीडियम 1, मीडियम 2। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब पहला मीडियम आपका क्या हो जाए, एयर या वैक्यूम हो जाए, तो आपका वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाने लगता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाने लगता है। अगर यहीं पे आपका वाटर होता तो ये आपका फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, फिर ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहलाता। इसे कहते हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बट यहीं पे अगर एयर आ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधे अगर बोल देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो भी इसका मतलब यही होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब यहीं पे एक और चीज जान लेते हैं,
अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन हो या उसकी स्पीड गिवन हो, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा, ये होगा, वाटर का पता है, ये होगा। तो अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना हो तो क्या होगा, ग्लास पहले है तो वी जी, वाटर बाद में है तो वी वाटर, ध्यान रखिएगा, ग्लास पहले है तो वी जी ऊपर, डब्ल्यू बाद में तो वी डब्ल्यू नीचे। अब यहां से हमारा वी जी और वी डब्ल्यू मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, वी जी इज इक्वल टू सी अपॉन एन जी और वी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन एन डब्ल्यू, ये होगा ना, यहां पे रख सकते हैं, रख देते हैं जरा, तुम्हारा ये हो जाएगा सी अपॉन एन जी डिवाइड बाई सी अपॉन एन डब्ल्यू। देखो भाई एक चीज देखो, ये ऐसे जाएगा तो ये कैसे लिखा जाएगा फिर, सी अपॉन एन जी इंटू एन डब्ल्यू अपॉन सी, सी से सी कट गया तो क्या आ गया, यही आएगा, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यहीं पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना होता तो क्या हो जाता, ठीक इसका उल्टा हो जाता, वी वाटर अपॉन वी जी हो जाता, और इसका आंसर क्या आता, ठीक है। तो हम जरा इसको देख लेते हैं हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास अब कितने सारे फॉर्मूले आ गए, देखो जरा, पहला फॉर्मूला क्या आ गया, चलो ग्लास वाटर का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n के अलावा म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन आप सीनियर क्लास में जाओगे तो यहां पे बताया जाएगा। अब भी हम फॉर प्री फाउंडेशन या क्या ले 10th के लिए हम यही मान के चलते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर तो पता ही है, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, और क्या लिख सकते हैं लैम्डा जी अपॉन लैम्डा डब्ल्यू, और क्या लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ध्यान आएगा। तो अब आपके ये फॉर्मूले बन गए इतने सारे, साइन आई अपॉन साइन आर और भी है इसमें एक, इसके अलावा भी एक कंडीशन और आती है जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, वन आ जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो हो सकते हैं, जीरो या वन। जीरो किस केस में, जब आई जीरो हो जाए रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, बट वन कब आएगा, जब आई इज इक्वल टू आर हो जाए। तो वो किस कंडीशन में होगा, वो एक कंडीशन में होगा, अगर साइन आई की जगह पे क्या हो जाए, आई की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। अब ये तो खुद ही शॉर्टेस्ट पाथ से आ रहा है, स्पीड कम हो जाएगी तब भी क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ पे ही रहेगा, तो ये क्या होगा, सीधा ही निकल जाएगा, ठीक है, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा।
इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लो ये नॉर्मल है, लाइट यहां से आई और ऐसे चली गई, I इज इक्वल टू R हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम है वो क्या है, सेम है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उस कंडीशन में आपका रिफ्रैक्शन क्या होगा, नहीं होगा, लाइट अपने पाथ से बेंड नहीं करेगी और वो क्या चली जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम्स के डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, तो उसके बारे में हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो देखेंगे। फिलहाल आज हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म किया है, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और फॉर्मूला होता है, वो अपर एंड डेप्थ के लिए होता है। जब हम उसकी जब बात करेंगे कि वाटर के अंदर हमें चीज़ें अपनी जगह पे क्यों नहीं दिखाई देती हैं, थोड़ा ऊपर दिखती है, तो उस समय हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। ठीक है।